तो वैल्यूज़ होते हैं इंड्यूरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडल मोड ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर पर्सन जो है वो एक स्टैंडर्ड बनाता है और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बिहेवियर को जज करता है। अगर उसने जो स्टैंडर्ड बनाया है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर है तो वो उसको अप्रूव करेगा, अदरवाइज ही विल डिसअप्रूव दैट बिकॉज वो स्टैंडर्ड से मिलता जुलता नहीं है। तो एक आइडल मोड ऑफ बिहेवियर वो लेकर चल रहा है और इसी के अकॉर्डिंग वो जज करेगा खुद को भी और दूसरों को भी। और यहाँ पर ये इंड्यूरिंग है, तो यानी ये लंबे समय तक चलने वाले बिलीव्स हैं। देन आ जाते हैं असेसमेंट मेथड्स की तरफ। तो सबसे पहला असेसमेंट मेथड जो हमारे पास है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब ये होते हैं ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को जानने में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने में ये हेल्प करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होंगे वो हम काफ़ी सारे डायमेंशंस को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो डायमेंशंस हैं ये हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के डायमेंशंस, ठीक है, जैसे कि हो गई इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड। तो ये टेस्ट जो होंगे ये उन डायमेंशंस को मेजर करके हमें बता रहे होंगे कि ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट पर्सन में है कैसा। सो ये वाले टेस्ट जो होंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट ये वाइडली यूज़ होंगे और इनके जो यूज़ हैं वो क्लिनिकल सेटअप से परे भी हैं। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस तो ये प्रोवाइड करते हैं लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर। इसके अलावा ये गाइडेंस में भी हेल्प करते हैं। हम अगर सिलेक्शन करना चाहते हैं पर्सनल या फिर प्लेसमेंट करना चाहते हैं, ट्रेनिंग के लिए किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी ऐसे टेस्ट जो कि फॉलो करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस या फिर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर, ऐसे टेस्ट भी होते हैं जो कि प्रोजेक्टिव कहे जाते हैं। तो प्रोजेक्टिव में एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आप पर्सन के जानना चाहोगे उसको एक वेग स्टिमुलस को देकर। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू का मतलब आप इन्फॉर्मेशन को सीख कर रहे हो दूसरे पर्सन से, और यहाँ पर ये 1-to-1 बेसिस से हो सकता है। यहाँ पर आप दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करते हो और ये जो इंटरेक्शन है ना ये हेल्प करता है क्योंकि ये उस पर्सन के बारे में आपको बताएगा। एज अ इंटरव्यूअर यू विल गेट टू नो दैट पर्सन मोर, ठीक है। और यहाँ पर ये काफ़ी सारे चीज़ों में इस्तेमाल होता है। सो इंटरव्यू का जो एम रहेगा वो हमेशा ही इन्फॉर्मेशन को सीख करना रहेगा। एक क्यूरियोसिटी ड्रिवन ये प्रोसेस रहेगा क्योंकि आप दूसरे के बारे में जानना चाहते हो। केस स्टडी क्या है, यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी होगी। तो यहाँ पर किसी पर्सन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली आप जानना चाहोगे कि उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस तरीके से उसका मानसिक एक वर्ल्ड है जो ऑपरेट करता है, उसकी हिस्ट्री क्या है साइकोलॉजिकल, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वो कैसे एडजस्ट करता है अपने इन्वायरमेंट में, उसका फिजिकल इन्वायरमेंट, उसका सोशल इन्वायरमेंट, इस सभी से इन्फ्लुएंस्ड होता हुआ वो आखिर है कैसा और किस तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं, दिखती हैं, एक्सप्रेस होती हैं। और केस स्टडीज़ जो हैं ये वाइडली यूज़ की जाती हैं बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब ये जो एरिया है ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हमें लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, स्पेशली वो लोग जो कि नॉर्मैलिटी से थोड़े दूर होते हैं, डेविएंट एक्सपीरियंसेस को वो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो डेटा जनरेट होता है वो कई तरीके के मेथड से हो सकता है। ये हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यहाँ पर हम इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चनियर्स का यूज़ कर सकते हैं और साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पर्सन को अच्छे से जानना चाहोगे, इन डेप्थ स्टडी उस पर्सन की करना चाहोगे और इसी के लिए आप बहुत सारे मीन्स का यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल जो है वो यही है कि पर्सन के बारे में हम सब कुछ जान लेंगे। तो कैसे उसका कॉन्टेक्स्ट वर्क कर रहा है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से ढल रहा है और भी बहुत कुछ। बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्सन नोटिस कर रहा है किस चीज़ को, किसी फिनोमेना को, ठीक है। तो बिहेवियरल फिनोमेना, कुछ बिहेवियर पैटर्न पर्सन दिखा रहा है और दूसरा पर्सन जो कि है ऑब्जर्वर वो उसको नोटिस कर रहा है। तो क्या ये बिना पर्पस के है? नहीं, यहाँ पर एक पर्पस है कि मैं इस बिहेवियर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आगे जाके मैं इसे एनालाइज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ना ये काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स को लगाते हुए ये प्रोसीजर हुआ है ऑब्जर्वेशन का, जिसमें आपने केवल नोटिस नहीं किया है विदाउट एनी पर्पस, यू हैड अ पर्पस इन माइंड और उसी के बेसिस पे आपने बिहेवियर को सेलेक्ट करके ऑब्जर्व किया, उसके बारे में जानना चाहा एंड विदाउट एनी इंटरेक्शन। तो उस बिहेवियर को आप नेचुरली रियल टाइम में होते हुए देख रहे हो और आप बस उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, आप नोट्स लिख रहे हो, आप दिमाग में बिठा रहे हो चीज़ें कि ये पर्सन बिहेव कर कैसे रहा है। और यहाँ पर
जो ऑब्जर्वर है ना उसका कंट्रोल नहीं है सिचुएशन पे। तो यहाँ पर वो जो भी ऑब्जर्वेशन करेगा वो उसकी इंटरप्रिटेशन, जो कि उसकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है या उसके बायसेस हैं, उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। डेटा जो भी वो कलेक्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा उसके अपने ऑब्जर्वर बायस से। तो ये हमेशा ही बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं हो पाती, बिकॉज पर्सन जो कि इन्वॉल्व है, ऑब्जर्वर है, वो अपना देखने का तरीका किस तरीके का रखता है इस चीज़ से इन्फ्लुएंस कर देता है। वो वही देख रहा है जो वो देखना चाहता है। तो ये एक चीज़ आ जाती है। देन आता है सेल्फ रिपोर्ट। यहाँ पर पर्सन अपने बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता है, अपने ओपिनियंस के बारे में बताता है, बिलीव्स के बारे में बताता है। और यहाँ पर ना आप ये चीज़ें जान सकते हो, आप जब उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रहे हो, आप कह रहे हो कि आप एक पर्सनल डायरी रख लो और उस चीज़ में आप अपना सब कुछ लिखा करो, तो जो भी उस पर्सन के उस डायरी को असेस करेगा वो जान जाएगा कि वो पर्सन कैसा ओपिनियन रखता है चीज़ों के बारे में, वो कैसा है और क्या इन्फॉर्मेशन उसने अपने बारे में वहाँ लिख रखी है। ठीक है, तो ये है सेल्फ रिपोर्ट। बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस की। अब यहाँ पर हम ये दोबारा से कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बहुत ही मेजर एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग। और यहाँ पर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, हम क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना चाहते हैं, अडेप्ट होना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अपने बिहेवियर को भी उस तरीके से डालें ताकि इन्वायरमेंट को समझ भी सकें और अपने इन्वायरमेंट में डील भी कर सकें चैलेंजेस से। तो एल्फ्रेड बिनेट ने बोला कि एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल और रीज़न वेल, ये डेफिनेशन होती है इंटेलिजेंस की। जबकि वेशलर ने बोला कि अच्छा ठीक है मान लेते हैं, लेकिन मैं कुछ और भी बोलना चाहूँगा। और उन्होंने जो बोला वो ये था कि इंटेलिजेंस जो है ग्लोबल कैपेसिटी है, एग्रीगेट कैपेसिटी है, जो कि हेल्प करती है पर्सन को जब भी वो अपने चैलेंजेस को देखता है और चाहता है कि अपने रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से करे उन चैलेंजेस से डील करने में। और यहाँ पर वो एक्ट कर रहा होता है पर्पसफुली, और वो सोच रहा होता है रैशनली, यानी सही गलत की पहचान वो कर रहा होता है। गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने भी कहा है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होगा वो ना केवल अडेप्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट में, बल्कि वो अपने इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस भी करेगा, वो उसको शेप करेगा, मॉडिफाई करेगा। यानी इंसान जो है वो अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहा, वो अपने एक्शन से, अपने चीज़ों से उसे इन्फ्लुएंस कर भी रहा है, शेप कर भी रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं थ्योरीज़ की। तो यहाँ पर हमें दो तरीके की अप्रोचेस देखने को मिलेंगी। एक होंगी साइकोमेट्रिक अप्रोच और एक होंगी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस पे फोकस करती है। इनका कहना होता है कि इंटेलिजेंस क्या है, ये केवल एक एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ है और ये हमें इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस में दिख जाती हैं ये एबिलिटीज़। और ये जो इंडेक्स है ना, ये सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, यानी पर्सन की परफॉर्मेंसेस वाइड वैरायटी ऑफ एरिया में दिखेंगी, लेकिन उसके पीछे जो एबिलिटीज़ होंगी ना वो एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ होंगी, और वो एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ जो होगी वो इंटेलिजेंस को दिखा रही होगी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कहती है कि हम स्ट्रक्चर पर नहीं जाते, हम जाते हैं कि पर्सन जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या फिर वो रीज़न कर रहा है तो वो किस तरीके के प्रोसेसेस को लगा रहा है, वो कैसे एक्ट कर रहा है। तो द फोकस ऑफ दिस इज़ हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स rather than focusing on the structure of intelligence। ये बात करती हैं उसके प्रोसेस की। ठीक है, प्रोसेसिंग अप्रोचेस हैं, क्या कॉग्निटिव फंक्शंस पर्सन लगाएगा जिसमें हमें पता लगेगा कि अच्छा उसका बिहेवियर तो इंटेलिजेंट बिहेवियर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके की अप्रोचेस हैं। बात कर लेते हैं कुछ अप्रोचेस की। अब साइकोमेट्रिक में आती कौन सी अप्रोचेस हैं, तो सबसे पहले है एल्फ्रेड बिनेट का मेंशन। तो यहाँ पर ये थे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने समझना चाहा इंटेलिजेंस को, कंसेप्चुलाइज करना चाहा, एक डेफिनेशन देनी चाहिए। और उन्होंने जो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी उसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ना ये बात करते थे वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ की। तो यहाँ पर ये थ्योरी जो है वो है यूनिफैक्टर थ्योरी, एल्फ्रेड बिनेट का नाम यहाँ पर आता है। और इन्होंने कहा कि जब भी आप अपने इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम को देखते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम, लाइक एनी और एवरी प्रॉब्लम इन इंडिविजुअल इन्वायरमेंट कैन बी टैकल्ड यूजिंग वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़। तो एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ है जो सब पे लगा दो। अब ये सुनते ही लोगों ने कहा कि अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता, तो डिस्प्यूट किया गया। जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए गए, थोड़ा सा यहाँ पर ना देखने को मिला कि प्रोग्रेस हुई ना, तो उन्होंने पाया कि वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ हर प्रॉब्लम के लिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो 1927 में चार्ल्स पियरमैन की
टू फैक्टर थ्योरी आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है जी फैक्टर, एक होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस, एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर्स। जी फैक्टर में हमारे वो वाले ऑपरेशंस यानी मेंटल ऑपरेशंस आते हैं जो कि कॉमन होते हैं, हर परफॉर्मेंस में हमें दिख जाएंगे, प्राइमरी होते हैं। तो यहाँ पर ना हम एक स्पेसिफिक फील्ड की बात नहीं कर रहे, हम ऐसी एबिलिटीज़ को लिए हुए हैं जो कि मल्टीपल सिचुएशंस में हम लगा सकते हैं और वो दिख भी जाएंगी, क्योंकि वो कॉमन है परफॉर्मेंसेस में दिखनी, ठीक है। जबकि एस फैक्टर जो होगा ये स्पेसिफिक होगा, ये कुछ लोगों में दिखेगा, लाइक एक्सीलेंट सिंगर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट। अब ये जो है ना, ये स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये अपने डोमेन में जो इनका पर्टिकुलर है, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, साइंस की फील्ड हो गई, उसमें बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, राइट। तो दे हैव स्पेसिफिक एबिलिटीज़। जबकि जनरल फैक्टर जो होगा वो बहुत सारी हमारी परफॉर्मेंसेस में दिख जाएगा। तो ये चीज़ आई टू फैक्टर थ्योरी के अंदर, जिसको दिया चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में। और यहाँ पर ये स्टैटिस्टिकल मेथड को लगाने के बाद यहाँ पर ये थ्योरी दी गई, जिसका नाम था स्टैटिस्टिकल मेथड का फैक्टर एनालिसिस। तो अब आती है अगली थ्योरी, जो कि है लुइस थर्स्टन की थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस की बात करनी है ना, अच्छा ठीक है कर लेते हैं, लेकिन 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ को मत भूल जाना। अब ये जो प्राइमरी एबिलिटीज़ है ना, ये इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर ये क्या है और ये 7 है, तो ये क्या है जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहली है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल यानी वर्ड्स। तो अच्छा, हम वर्ड्स को क्या समझ पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं उनके मीनिंग को, हम आइडियाज़ को ग्रास्प कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे हैं, ये होता है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। देन आता है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़। तो यहाँ पर नंबर्स, न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स, स्पीड से कर पा रहे हो, एक्यूरेटली कर पा रहे हो न्यूमेरिकल चीज़ों को आप टैकल। देन स्पेशल रिलेशंस, यहाँ पर स्पेशल वर्ड जो है ये विजुअलाइजेशन को दिखाता है, पैटर्न्स को, फॉर्म्स को। तो अगर आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो ये एक अच्छी एबिलिटी है। देन परसेप्चुअल स्पीड, यहाँ पर परसेप्चुअल यानी आप परसीव, आप जब चीज़ों को समझ रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, डिटेल्स को देख रहे हो, तो कितनी स्पीड से आप उस डिटेल को देख रहे हो, क्या परसीव आप कर रहे हो, ठीक है। देन वर्ड फ्लुएंसी, यहाँ पर वर्ड्स को यूज़ कर पाना फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली। देन मेमोरी, यानी आप अपनी मेमोरी से इंफॉर्मेशन को निकाल पा रहे हो, मेमोरी में इंफॉर्मेशन को रख पा रहे हो अच्छे से। एक्यूरेसी कितनी है, कितना अच्छा रिट्रीवल है। देन आता है इंडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हम डिराइव कर पा रहे हैं जनरल रूल्स को फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स। आर्थर जेनसन ने 2 लेवल्स दिए। तो ये जो मॉडल था आर्थर जेनसन का, ये हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कहलाया गया। लेवल 1 जो था वो था एसोसिएटिव लर्निंग। तो यहाँ पर ना जो लर्न कर रहा है बंदा, वो जितनी इनपुट है और जितना आउटपुट है उसमें कोई ना भेद नहीं कर पा रहा। मतलब जो भी इनपुट आ रहा है पर्सन उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। लाइक उसने अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को डाला और जब उससे कहा गया कि अच्छा इसको निकालो इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी से बाहर, तो उसने एज इज़ मोर और लेस सिमिलर सा आउटपुट दे दिया। तो यानी रटंत विद्या, तो जितना पढ़ के गए उतना हमने बता दिया, बिल्कुल एज इज़। आपने कोई भी अपनी हायर ऑर्डर स्किल वहाँ नहीं लगाई। तो ये लेवल 1 में था, जहाँ पर हम एसोसिएटिव लर्निंग की बात करते हैं, जहाँ पर आउटपुट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू इनपुट। जबकि लेवल 2 जो आता है ये होता है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस का। यहाँ पर हम हायर ऑर्डर स्किल लाइक थिंकिंग इन्वॉल्व करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनपुट के साथ बैठेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्म्ड, एक इफेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। बात कर लेते हैं जेबी गुलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल की, जिसमें इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया गया और कहा गया कि यहाँ पर ना ये 3 डायमेंशंस में आते हैं। तो पहला है ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड देन प्रोडक्ट्स। ऑपरेशंस मतलब जो भी पर्सन यहाँ पर टेस्ट दे रहा है वो रिस्पोंडेंट है, तो वो क्या करेगा। अब वो क्या करेगा जब वो किसी चीज़ में लगा हुआ है जो कि है टेस्ट, वो क्या करेगा, वो सोचेगा, तो कॉग्निशन, कॉग्निटिव एक्टिविटी करेगा ना, कॉग्निशन। देन वो रिकॉर्ड करेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो रिकॉर्डिंग होगी मेमोरी में, तो मेमोरी रिकॉर्डिंग। देन मेमोरी में अब रखना भी है चीज़ों को रिटेन करके, तो मेमोरी रिटेंशन। देन डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, यानी अब जब आइडियाज़ को प्रोड्यूस करना है तो वेरियस आइडियाज़ हैं, मल्टीपल आइडियाज़ हैं, तो ना यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी, तो डाइवर्जेंट है, बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ पर वो प्रोड्यूस करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कन्वर्जेंट प्रोडक्शन करे, तो वो आइडियाज़ को कंबाइन कर दे, लेकिन इस तरीके से कि सॉल्यूशन जो है वो केवल एक ही है,
ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट प्रोडक्शन भी हो सकता है और साथ ही इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। कंटेंट्स में क्या आता है, ये होता है कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, किस तरीके का मटेरियल है जिस पर ऑपरेशन लगाए जा रहे हैं। लाइक यहाँ पर ना है क्या जो भी दिया जा रहा है आपको इंफॉर्मेशन या मटेरियल, वो आखिर है कैसा, क्या वो विजुअल है, क्या वो दिख सकता है, क्या वो ऑडिटरी है, क्या उसे हम सुन सकते हैं, सिंबॉलिक है, लेटर्स के थ्रू है, नंबर्स हैं, या फिर वो सिमेंटिक है, वर्ड्स का यूज़ है। सिमेंटिक जहाँ भी आएगा यहाँ पर आप याद रखोगे वर्ड्स। एंड देन क्या वो बिहेवियरल है, यानी क्या वो पर्सन के बिहेवियर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, एटीट्यूड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, नीड्स के बारे में है, क्या है वो। तो यहाँ पर ना आप नेचर ऑफ नॉलेज जान रहे हो और इन्हीं नेचर ऑफ नॉलेज पर ही तो हम ऑपरेशंस लगाएंगे या हम कॉग्निशन लगाएंगे, मेमोरी में रिकॉर्डिंग करेंगे, है ना। तो अगला आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब कि ऐसी क्या फॉर्म है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। तो एज अ रिस्पॉन्डेंट अगर मैं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाह रही हूँ तो क्या मैं छोटी छोटी यूनिट्स बना रही हूँ, क्लासेस बना रही हूँ, रिलेशंस देख रही हूँ कि ये चीज़ इससे जुड़ी हुई है, ये चीज़ दूसरी किसी और चीज़ से जुड़ी हुई है, सिस्टम्स क्रिएट कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशंस बना रही हूँ, इम्प्लीकेशंस बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिस्पोंडेंट कर रहा है और यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें उसी डायमेंशंस को दिखाती हैं जो कि हैं हमारे ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जेपी गुलफोर्ड का ये मॉडल है और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं 180 सेल्स और यहाँ पर हर सेल यानी हमने क्या किया, हमने हर एक डायमेंशन के जो 6 चीज़ें या 5 चीज़ें बोली गई थी, जैसे कि ऑपरेशंस में कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन, अब ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 6। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। क्यों? क्योंकि कंटेंट्स में हमारे पास चीज़ें आती हैं 5, विजुअल्स, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। देन प्रोडक्ट्स में आती हैं हमारे पास 6 चीज़ें जो कि हैं यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। तो इन तीनों ही डायमेंशंस में जो जो चीज़ें मैंशनड हैं उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 6 × 5 × 6, तो आता है आंसर 180 सेल्स। और ईच सेल में जो है ना एटलीस्ट 1 फैक्टर या एबिलिटी है और हर एक यहाँ पर सेल में मोर देन 1 फैक्टर भी हो सकता है। लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं ये डिस्क्राइब हमेशा किए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ दोज 3 डायमेंशंस जो कि थे ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस ये बहुत ही आसान थ्योरी है, हॉवर्ड गार्डनर ने दी है और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं। अब इंटेलिजेंस कोई सिंगल एंटिटी तो है नहीं कि अच्छा ठीक है एक तरीके की इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करेगी, बस नहीं, तरह तरह की इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करेगी। यार लोग इतने सारे हैं और क्या ये इंटेलिजेंसेस इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से? नहीं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट तरीके से वर्क करती हैं और ये बहुत सारे तरीक़ों की हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंटेलिजेंस आती है हॉवर्ड गार्डनर की दी हुई वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। यहाँ पर क्या पर्सन अच्छे से कैपेसिटी रखता है लैंग्वेज को यूज़ करने की, फ्लुएंटली बोल पाता है, लैंग्वेज का यूज़ कर पाता है टू एक्सप्रेस थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड अदर्स। तो जितना ज़्यादा पर्सन इस इंटेलिजेंस पे हाई होगा उतना ज़्यादा वर्ड्स वो अच्छे बोलेगा, वोकैबुलरी उसकी रिच होगी, आर्टिकुलेट होगा, बहुत ही अच्छी लिंग्विस्टिक इमेजेस अपने दिमाग में बना पाएगा। तो उसके दिमाग में ना वर्ड्स को लेकर काफ़ी रिच मटेरियल होगा और पोएट्स और राइटर्स में ये चीज़ ज़्यादा ही देखने को मिलती है। देन लॉजिकल मैथमेटिकल, अब इसमें क्या होगा, पर्सन यहाँ पर एनालिसिस करेगा, क्रिटिकली सोचेगा, लॉजिकली सोचेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, सिम्बल्स को मैनिपुलेट करेगा, मैथमेटिकल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व कर पाएगा। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट, अब वो कितने अच्छे होते हैं ना मैथ्स या लॉजिक वाली चीज़ों में, तो नोबेल प्राइज़ विनर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। देन आते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस की तरफ, तो यहाँ पर पर्सन विजुलाइज अच्छा करता है, वो इमेजेस बनाता है, पैटर्न्स जान पाता है, समझ पाता है, बना भी पाता है। तो यहाँ पर फॉर्मिंग, यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग की बात हो रही है मेंटल इमेजेस की। तो पर्सन की अगर ये इंटेलिजेंस हाई है तो वो अपने दिमाग में एक वर्ल्ड बनाएगा, लाइक वो पैटर्न्स को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रिप्रेजेंट कर पाएगा, जैसे कि पेंटर्स करते हैं, सेलर्स, आर्किटेक्ट्स, पायलट्स, है ना, इंटीरियर डेकोरेटर्स जो होते हैं वो भी हाई होते हैं इस तरीके की इंटेलिजेंस में।
म्यूज़िकल इंटेलिजेंस की बात करें तो क्या पर्सन मैनिपुलेट कर पाता है म्यूज़िकल रिदम्स को, समझ पाता है पैटर्न्स को, प्रोड्यूस कर पाता है म्यूज़िक को, म्यूज़िकल पैटर्न्स को। तो अगर पर्सन हाई है इस इंटेलिजेंस में तो वो साउंड्स को, वाइब्रेशंस को अच्छे से यहाँ पर समझ पाएगा और क्रिएट कर पाएगा न्यू पैटर्न्स को। बॉडीली काइनेस्थेटिक में होता क्या है, यहाँ पर बॉडी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर आप ना फ्लेक्सिबली, बहुत ही क्रिएटिवली अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हो। जैसे कि एथलीट्स, डांसर कितनी अच्छी यहाँ पर वो अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर इमोशन को एक्सप्रेस कर सके। आपने भरतनाट्यम देखा होगा या फिर कोई और डांस जो कि बहुत ही अपीलिंग लगता है, लाइक बहुत ही सुंदर लगता है। एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, देन जिमनास्ट, they have high bodily kinesthetic intelligence because they are using their body parts very flexibly and creatively. then आते हैं interpersonal intelligence की तरफ। तो interpersonal intelligence में क्या होता है, यहाँ पर पर्सन जो है एबिलिटी रखता है टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, बिकॉज ये है इंटरपर्सनल, यानी दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो पर्सन अपने बारे में नहीं सोच रहा, यहाँ वो इंट्रा हो जाती, इंटर में लोग हैं इन्वॉल्व, और लोग हैं तो उन्हें जानना भी होगा, पहचानना भी होगा, समझना भी होगा, यहाँ पर उनके मोटिव्स को, फीलिंग्स को, बिहेवियर्स को, और उसके अकॉर्डिंग बिहेव भी करना होगा। तो यहाँ पर psychologists, counselor, politicians, social workers, religious leaders, they have high interpersonal intelligence. इंट्रापर्सनल में आप खुद को समझते हो, खुद के साथ वक्त बिताते हो, और यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ को जानते हो, लिमिटेशंस को जानते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने मोटिव्स को, अपने डिज़ायर्स को समझते हो, अपनी फाइन आपकी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं उनको भी जान पाते हो। और यहाँ पर ये एक डीप प्रोसेस है, क्योंकि फ़िलासफ़र, स्पिरिचुअल लीडर्स अगर आप देखो तो वो काफ़ी डीप थिंकिंग रखते हैं और वो अपने साथ काफ़ी समय बिताते हैं, उन्हें अपने बारे में पता होता है, सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा होती है। नेचुरलिस्टिक में क्या होगा, यहाँ पर आप नेचर से जुड़ोगे, नेचर के पैटर्न्स को समझ पाओगे, नेचर के फीचर्स को समझ पाओगे, अवेयरनेस होगी, एक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करोगे नेचुरल वर्ल्ड से, रिकॉग्नाइज कर पाओगे ब्यूटी जो कि है फ्लोरा और फौना की। यहाँ पर आप देख पाओगे कि किस तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नेचर की हैं, जो हमें इम्पैक्ट करती हैं। तो फार्मर्स, टूरिस्ट या फिर बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, दे हैव हाई नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, तो ये है 1985 में दी गई थ्योरी, और यहाँ पर जो ट्रायर्किक थ्योरी है वहाँ पर स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया कैसे है। उन्होंने इंटेलिजेंस को कहा है कि ये तो एबिलिटी है, इसके थ्रू तो हम अडेप्ट करते हैं। हम कहाँ अडेप्ट करेंगे, हम अडेप्ट करेंगे अपने इन्वायरमेंट में। क्या हम केवल अडेप्ट करेंगे, नहीं, हम शेप भी करेंगे, हम सेलेक्ट भी करेंगे इन्वायरमेंट को, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके, अपने सोसाइटी के, अपने कल्चर के गोल्स को अचीव कर सके। तो यहाँ पर आप बहुत सारी बातें कर रहे हो, जिसमें सबसे मेजर फोकस जो है वो है अडेप्ट करने पर। आप यहाँ पर अपने आप को ढाल रहे हो इन्वायरमेंट में, और आप इन्वायरमेंट से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, और आप इन्वायरमेंट को इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हो। 3 तरीके की इंटेलिजेंस के बारे में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बोला। सबसे पहले है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर हम इस इंटेलिजेंस में बात करते हैं एनालिटिकल प्रोसेसेस की। तो ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कही जाती है। यहाँ पर आप बहुत सारा एनालिसिस करोगे इन्फॉर्मेशन का। क्यों? क्योंकि आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो कोई पर्सन अगर इस इंटेलिजेंस में हाई है तो वो एनालिटिकली सोचेगा, यहाँ पर वो एनालिसिस करेगा। मैं तो बैठ जाऊँगा एनालिसिस करने, अच्छा ठीक है। क्रिटिकली सोचेगा, यानी उसे कोई भी फैक्ट बता दो, वो उस पर सोचेगा कि ऐसा है भी या नहीं है। तो ही इज़ यूजिंग कॉग्निटिव प्रोसेसिंग अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है नॉलेज एक्विजिशन। तो यहाँ पर आप लर्न कर रहे हो, आप यहाँ पर नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, कैसे चीज़ें होती हैं वो देख रहे हो। देन सेकंड आता है मेटा कंपोनेंट। अब मेटा थोड़ा हायर है, तो यहाँ पर आप प्लानिंग करोगे कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या कैसे होता है। देन थर्ड में आप एक्सिक्यूशन करोगे, परफॉर्म करोगे। तो परफॉर्मेंस कंपोनेंट जो होगा वो एक्चुअली डूइंग होगा। यहाँ पर आप एक्चुअली डू कर रहे होगे थिंग्स को, ठीक है, जो भी आपने प्लान किए हैं। और क्योंकि आपने सोचा था, पहले आपने नॉलेज को एक्वायर किया था, फिर आपने प्लान बनाया, प्लानिंग कंपोनेंट आया, मेटा जिसे कहते हैं। देन फाइनली आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस जो है ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहलाती है। तो यहाँ पर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ तो करते हो, लेकिन ये जो यूज़ है ये बहुत ही क्रिएटिवली होता है। यहाँ पर ना इन्फॉर्मेशन को आप लगाओगे ऐसे कि आप कुछ नॉवल सा ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दोगे किसी प्रॉब्लम को। तो क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस में ये देखने को मिलता है। आपने कुछ
पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ किया, लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंस को इस तरीके से इंटीग्रेट किया कि आपने कुछ नया बना दिया। तभी ना क्रिएटिव वर्ड है। क्रिएटिव जहाँ भी वर्ड होगा वहाँ नॉवेल्टी होगी, न्यूनेस होगी, नयापन होगा। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से यूज़ की जाएगी ताकि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ऐसी प्रॉब्लम जो कि अपने आप में भी शायद नॉवल है, नहीं है। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर अपने इन्वायरमेंट से डील करना है आपको, और ये इन्वायरमेंट जो है ये आपको डिमांड्स रखता है। लाइक इन्वायरमेंटल डिमांड्स होती हैं कि आपको ये सिचुएशन आएगी और आपको सॉल्व करना होगा। तो पर्सन हु इज़ हाई ऑन कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस विल बी एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली, वेरी एफिशिएंटली, क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट में ढलना जानता है, वो अपने इन्वायरमेंट को फेवरेबल बनाना जानता है, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आपको मॉडिफाई करना भी जानता है और अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना भी जानता है ताकि उसकी खुद की नीड्स पूरी हो सकें। तो यहाँ पर ना वो स्ट्रीट स्मार्टनेस रखता है, बिजनेस सेंस रखता है। तो स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी जो है ये रिप्रेजेंट करती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को। तो यहाँ पर जो पहले हमने अप्रोचेस पढ़ी जो कि थी हमारी क्या कहते हैं अल्फ्रेड बिनेट की थ्योरी, देन वी हैव चार्ल्स पियरमैन की थ्योरी, लुइस थर्स्टन की थ्योरी, देन हमारे पास आती थी क्या कहते हैं आर्थर जेनसन का मॉडल, देन जेपी कुलफोर्ड का मॉडल। ये जो थे ये थे साइकोमेट्रिक अप्रोच, जबकि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस और ट्रायर्किक थ्योरी ये हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो अब बात कर लेते हैं पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस की। अब ये जो मॉडल है इसका पूरा नाम है प्लानिंग, अटेंशन अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग। इस मॉडल को दिया है जेपी दास यानी जगन्नाथ प्रसाद दास ने, जैक निकलेरी एंड किर्बी ने 1994 में। ये मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होगी तो उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें ना फंक्शनिंग दिख रही होगी किन चीज़ों की, 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की। तो यानी दिमाग के 3 सिस्टम जो हैं वो बड़ा ही काम कर रहे होंगे, फंक्शन कर रहे होंगे बड़े ही इंटरडिपेंडेंट तरीके से, मतलब एक दूसरे पर निर्भर होकर। और वो चीज़ जो ये कर रहे होंगे, ये फंक्शनिंग, ये हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में दिख जाएगी। तो हम अगर कोई टास्क कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व है। और जो 3 सिस्टम हैं हमारे इन्वॉल्व उनको हम फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या क्या करते हैं? ये करते हैं अटेंशन और अराउजल, ये करते हैं प्लानिंग, ये करते हैं प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं पहला कंपोनेंट जो कि है अटेंशन और अराउजल। तो जब भी स्टेट ऑफ अराउजल होगी तो ये हेल्प करेगी कि आप जाकर ना अटेंड करो। लाइक अराउजल जब होगा ना तो पर्सन एक ड्राइव फील करेगा कि यार जाकर ना उस स्टिमुलस को देखता हूँ या उसकी तरफ बढ़ता हूँ। तो ये जो बढ़ रहा है ना वो उसकी तरफ, उसको अटेंड करने की तरफ, उसको प्रोसेस करने की तरफ, ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि वो अपनी बॉडी में अराउजल फील कर रहा है, उसे अटेंड करना है चीज़ों को। तो ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल चाहिए होगा ताकि वो अटेंशन को दे सके अपनी प्रॉब्लम में। बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो अटेंशन हो नहीं पाएगी। एक्यूरेट अमाउंट ऑफ होनी चाहिए अटेंशन भी और अराउजल भी। तो सबसे पहला कंपोनेंट है अटेंशन या अराउजल। तो यहाँ पर अराउजल की स्टेट जो है वो एक ऐसी स्टेट है जो कि पर्सन की रेडीनेस को दिखाती है। ये दिखाती है कि पर्सन ना एक ड्राइव एक्सपीरियंस करेगा कि आप ना उस चीज़ की तरफ जाओ, बढ़ो, जो भी आपका गोल है। और आपका गोल यहाँ पर क्या है? आपका गोल है अटेंड करना इन्फॉर्मेशन को, नोटिस करना उसे, डिस्ट्रैक्टर्स को अवॉइड करना, इग्नोर करना। तो अगर बहुत ही कम अराउजल होगा तो क्या पर्सन अटेंड कर पाएगा इन्फॉर्मेशन को? नहीं। बहुत ज़्यादा होगा तब भी वहाँ पर इंटरफेरेंस होगा। तो इतना होना चाहिए कि ऑप्टिमल लेवल हो। तो अराउजल शुड बी ऑफ ऑप्टिमल लेवल ताकि पर्सन रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम पे फोकस कर सके और उसके अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर 2 तरीके की प्रोसेसिंग हो रही है। साइमल्टेनियस में आप इतना याद रखोगे कि आप ना इंटीग्रेट करते हो इन्फॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइज करते हो एक पर्टिकुलर तरीके से ताकि आप मीनिंग दे सको इन्फॉर्मेशन को। आप यहाँ पर रिलेशन देखते हो इन्फॉर्मेशन का, कॉन्सेप्ट्स का, आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर मान लो आपको एक टेस्ट दिया जाता है जिसमें एक पैटर्न बना हुआ है और उसका एक पोर्शन जो है वो मिसिंग है, तो आपको ना इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये पैटर्न पूरा कैसे हो रहा है। अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि ये वाला पैटर्न तो नहीं लगेगा, नहीं दूसरा लगेगा या तीसरा लगेगा। तो यहाँ पर ना जब मैं ट्राई कर रही हूँ उस पैटर्न को समझना, तो मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन को और उसके अकॉर्डिंग मैं बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर रही हूँ जो उस डिज़ाइन को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर हमने साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग लगाई है जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है ताकि हम एक मीनिंगफुल पैटर्न बना सकें। जो टेस्ट मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताया वो था रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, जहाँ पर आपको
डिज़ाइन दिया जाता है जो कि इनकम्प्लीट होता है और आपसे बोला जाता है कि ऑप्शंस हैं आपके पास 6, उसमें से बेस्ट चूज़ करो जो कि उस डिज़ाइन को पूरा कर रहा हो। क्यों? क्योंकि आपसे वो चाहते हैं कि आप मीनिंग को ग्रास्प कर सको, रिलेशनशिप्स को ग्रास्प कर सको जो कि वो फिगर्स दिखा रही हैं। फिर आती है सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर सक्सेसिव प्रोसेसिंग में हम सीरियल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। हम चाहते हैं कि एक चीज़ का रिकॉल हमें दूसरी चीज़ का रिकॉल करवाए, देन अनदर रिकॉल करवाए। तो यहाँ पर ना इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर किया जाएगा लेकिन सीरियली, जैसे कि डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं सक्सेसिव प्रोसेसिंग के। फिर जो फाइनल कंपोनेंट हमारे पास आता है वो है प्लानिंग। प्लानिंग में आप क्या करोगे? प्लानिंग में आप प्लान बनाओगे, है ना, एग्जीक्यूट करना चाहोगे उस प्लान को। अगर आप किसी चैलेंज को देखते हो तो आप जब प्लान बनाओगे तो आप सोचोगे ना कि मैं कैसे एक्शन करूँगा या क्या पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन होंगे जो मैं ध्यान में रखूँगा, मैं कैसे अपने टारगेट तक पहुँचूँगा, और अगर ये प्लान फेल हो गया तो कैसे मैं इसको मॉडिफाई करूँगा। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारा दिमाग लग रहा है क्योंकि प्लानिंग इन्वॉल्व है। तो पास्ट प्रोसेसेस जो होते हैं वो ऑपरेट होते हैं नॉलेज पर, नॉलेज बेस पर। और ये वाला जो नॉलेज बेस है ये हम कैसे बना सकते हैं? हम ये बना सकते हैं रीडिंग करके, राइटिंग करके, एक्सपेरिमेंट करके, और इन्फॉर्मली भी हम इसे क्रिएट कर सकते हैं इन्वायरमेंट से। कहने का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन ना आप इन्वायरमेंट से लोगे, ठीक है, ले लिया, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को जब आप अपने दिमाग में रख रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो आपके जो पास्ट प्रोसेसेस हैं, पास्ट प्रोसेसेस यानी वो जो 3 प्रोसेसेस थे वो ऑपरेट करेंगे ही करेंगे। तो उन प्रोसेसेस को यानी प्लानिंग को, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग को, अटेंशन अराउजल को जानने के लिए हमारे पास एक बैटरी ऑफ टेस्ट है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इस कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम को दिया है दास और नेगलेरी ने, और ये जो है ये वर्बल और नॉन वर्बल टास्क से भरा हुआ है। और ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस को जो कि इंडिपेंडेंटली आते हैं विदाउट एनी स्कूलिंग। तो यहाँ पर आपने लर्निंग नहीं करवाई, ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूलिंग है। यहाँ पर ये पर्सन के अंदर कॉग्निटिव फंक्शंस हैं और आप उसी चीज़ को मेजर करोगी। और ये किन लोगों की मेजर की जाएगी? ये बैटरी ऑफ टेस्ट जो है वो अप्लाई किया जाएगा 5 से 18 साल तक के इंसानों पर, ठीक है। और ये जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा ये बैटरी, ये यूज़ होगा कॉग्निटिव डिफिसिट को आइडेंटिफाई करने में और उनकी रेमेडी प्रोवाइड करने में। तो यानी एक तरीके से आप इसका यूज़ इंटरवेंशन में कर सकते हो, जहाँ पर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो कि पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है प्लानिंग के एरिया में, प्रोसेसिंग के एरिया में, अटेंशन के एरिया में। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम उसके असेसमेंट के स्कोर के बेसिस पर उसको इंटरवेंशंस या फिर उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस की, कि कैसे इंटेलिजेंस जो है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे इन्वायरमेंट से और हमारे जीन्स से। तो यहाँ पर 2 बातें हो रही हैं, एक है नेचर और दूसरा है नर्चर। नेचर जब भी वर्ड आएगा आपको याद रखना है कि यहाँ पर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन की, हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस की बात हो रही है कि कैसे हम अपने माता पिता से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो क्या हम अपने माता पिता के समान ही इंटेलिजेंस रखते हैं या फिर उनसे हम थोड़े डिफ़र करते हैं? और अगर हम डिफ़र करते हैं तो क्या उसमें इन्वायरमेंट का रोल तो नहीं है कि इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसने हमारी इंटेलिजेंस को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर दिया, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसने हमारी इंटेलिजेंस को बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया, डिफिसिट वहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर ये जो इंटरप्ले है ये चलता है बिटवीन नर्चर एंड नेचर। नेचर यानी हेरिडिटी, नर्चर यानी हमारा इन्वायरमेंट। तो ऐसा माना गया है कि एविडेंस है हमारे पास जेनेटिक इन्फ्लुएंस का, और ये जो एविडेंस है ये आता है ट्विन स्टडीज़ से या फिर अडॉप्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनसे। तो अब हमारे पास काफ़ी सारे कोरिलेशन की वैल्यूज़ हैं, और ये कोरिलेशन की वैल्यूज़ हमें क्या दिखाती हैं? ये हमें दिखाती हैं कि इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा सिमिलर होगी अगर हम बात करें ट्विन्स की, कितनी डिसिमिलर होगी अगर हम बात करें सिबलिंग्स की, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, सिमिलैरिटीज़ कम है, राइट। तो ट्विन्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, है ना, वो आइडेंटिकल जेनेटिकल मटेरियल को लिए हुए होते हैं। तो अगर ऐसे ट्विन्स हैं जो कि आइडेंटिकल हैं तो अगर उन्हें साथ पाला जाता है तो उनका जो इंटेलिजेंस होगा वो सिमिलर सा ही होगा। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होएगी 0.90। बहुत हाई कोरिलेशन है ये। कोरिलेशन यानी एक ऐसा मेथड जो कि हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेंज कर सकता है ±1 में। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो रेंज आ रही है ये है 0.90 विच इज़ क्लोज टू 1, ठीक है। तो ये हाई कोरिलेशन है, और ये आइडेंटिकल ट्विन्स में देखा गया है कि उनकी इंटेलिजेंस जो है वो अपने
एक दूसरे से सिमिलर होती है, क्योंकि वो पाले भी साथ ही जा रहे हैं और वो आइडेंटिकल भी हैं जेनेटिक मटेरियल वाइज। तो वो वाले ट्विंस जो कि सेपरेट हो गए अर्ली इन चाइल्डहुड, वो भी सिमिलैरिटीज़ दिखाएंगे अपनी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, राइट। तो उनका जो यहाँ पर कोरिलेशन रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.72, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो कि केवल 50% ऑफ शेयर करते हैं जीन्स का। अब इनके अंदर जो कोरिलेशन पाया जाएगा वो पाया जाएगा 0.60 का। देन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो कि टुगेदर पाले गए हैं उनमें 0.50। देन सिबलिंग्स यानी बहन भाई अगर रियर्ड अपार्ट यानी अलग अलग पाले गए हैं तो उनका जो कोरिलेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.25। तो जैसे जैसे आप देखो कि यहाँ पर जैसे जैसे आइडेंटिकल चीज़ों की बात कर रहे थे हम, तो हम देख रहे थे कि हाई कोरिलेशन की वैल्यू है, जबकि जब हम थोड़ा दूर आ गए, थोड़ा इन्वायरमेंट भी दूर कर दिया, साथ ही हमने सिमिलैरिटीज़ को दूर होते हुए देखा इन केस ऑफ सिबलिंग, तो वहाँ पर कोरिलेशन की वैल्यू जो थी वो घट गई। तो ये हमें बताती है कि हमारा जो कोरिलेशन होगा वो हाई होगा जब हम ज़्यादा सिमिलैरिटी देखेंगे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, जबकि लो होगा जब हम कम सिमिलैरिटी देखेंगे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में। एक और सेट ऑफ एविडेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और वो जो सेट है वो है अडॉप्टेड चिल्ड्रन का। तो यहाँ पर ये अडॉप्टेड चिल्ड्रन क्या दिखाएंगे? ये दिखाएंगे कि इनकी इंटेलिजेंस जो है वो सिमिलर है अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, ना कि अपने ऐसे पेरेंट्स से जिन्होंने अभी अभी इन बच्चों को अडॉप्ट किया है। तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ उनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा सिमिलर होगी एज़ कम्पेयर टू अडॉप्टिव पेरेंट्स। अब देख लेते हैं रोल ऑफ इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो पर्सन की इंटेलिजेंस को भी आप ग्रो करता हुआ पाते हो, अच्छा होता हुआ पाते हो, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो क्लोज हो जाता है अडॉप्टिव पेरेंट्स के, या फिर अच्छा हो जाता है, इंक्रीज देखने को मिलता है इंटेलिजेंस के स्कोर्स में। जबकि अगर ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो डिसएडवांटेज्ड होम से आते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल डिप्रिवेशन यानी कमी महसूस करते हैं, न्यूट्रिशन नहीं है, फैमिली अच्छी नहीं है, स्कूलिंग अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना ये रिड्यूस कर देंगी इंटेलिजेंस के चांसेस को कि वो बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डाउन वर्ड एरो जाएगा, कि इंटेलिजेंस के स्कोर जो हैं वो घटते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि पर्सन को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा जहाँ पर उसकी इंटेलिजेंस ग्रो कर सके। तो इंटेलिजेंस में केवल नेचर यानी हेरिडिटी का हाथ नहीं होता, इसमें इक्वली हाथ होता है इन्वायरमेंट का, नर्चर का, और ये दोनों ही चीज़ें इंटरैक्ट करती हैं, और तभी हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो प्रोडक्ट है नेचर और नर्चर का।